प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम उस प्रश्न का उत्तर जानेंगे जो बड़ा प्रश्न के रूप में पूछा जाता है अक्सर। पिछली बार पूछा गया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उन स्रोतों की विवेचना कीजिए विदेशी यात्रियों के विशेष संदर्भ में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनका आउटलाइन लिखते हुए जो वर्णन करना था वो वर्णन करना था विदेशी यात्री जो भारत में आए थे, भारत में रहे, चाहे धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे अथवा घूमने के लिए आए थे। उन्होंने जो कुछ देखा, महसूस किया, उसके बारे में उन्होंने अपने वृत्तांत लिखे, अपने अनुभव लिखे अपनी किताबों के माध्यम से। तो उससे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद मिलती है, वो भी सोर्सेज हैं। अब की बार जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की स्रोतों की विवेचना कीजिए पुरातात्विक स्रोतों के विशेष संदर्भ में। तो आज हम जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको इतिहास के बारे में कुछ बता देता हूं। एक्चुअल में इतिहास क्या होता है, इतिहास में किन लोगों को शामिल किया जाता है, किन घटनाओं को शामिल किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, जितने भी स्थान होते हैं, सभी को इतिहास की श्रेणी में ले लिया जाता है, सभी का इतिहास बन जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ऐसी घटनाएं, ऐसे व्यक्ति या ऐसा स्थान जिन्होंने अपने काल विशेष में बहुत अधिक व्यापक रूप में लोगों को प्रभावित किया हो, उन्हीं लोगों को इतिहास की श्रेणी में लेते हैं और उन्हीं का इतिहास बनता है और उसी इतिहास को हम पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यक्तित्व के रूप में महात्मा गांधी ने अपने कृतित्व के माध्यम से, अपने कार्यों के क्रियान्वयन के माध्यम से, अपने सिद्धांतों के माध्यम से देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित किया था। इसलिए हम महात्मा गांधी के इतिहास को पढ़ते हैं। स्थान के रूप में लें तो जैसे सारनाथ, दिल्ली, ये इतिहास की श्रेणी में आते हैं। घटनाओं में लें तो 1857 का रिवोल्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, पुनर्जागरण, असहयोग आंदोलन, सविना विज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी इतिहास के अंग हैं और इन सब का इतिहास है। बहुत बड़े इतिहासकार हुए थे E.H. कार, उनका नाम सुना होगा। उन्होंने साफ लिखा है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच होने वाली अनवरत या अंतहीन संवाद है। यानी इतिहास क्या है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच होने वाला अनवरत या अंतहीन संवाद है। मूल रूप में जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा है। उसी के आधार पर एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के रूप में अध्ययन की दृष्टि से हम इतिहास को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। और सबसे पहले 1904 में डॉक्टर V.S. स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सुव्यवस्थित तरीके से प्राचीन भारत का इतिहास लिखा। अब प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, तो उनको भी अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं उन पुरातात्विक स्रोतों को भी अलग अलग 6 भागों में
डिवाइड किया गया है, उसी के आधार पर पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो 6 भाग हैं, उनमें पहला आता है अभिलेख, फिर आता है मुद्राएं अथवा सिक्के, तीसरा मोहरें, चौथा मूर्तियां एवं शैल चित्र व चित्रकला, पांचवा स्मारक, स्मारक में भवन, मंदिर, स्तूप, चैत्य, विहार, ये सभी आते हैं। और छठा आता है उत्खनित पुरावशेष, तो खुदाई से प्राप्त मृदभांड, उपकरण और आभूषण जो हैं, जो हमें उस काल विशेष की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान कराते हैं, वो उस श्रेणी में आते हैं। वैसे साहित्यिक स्रोत हैं, उनको भी अलग अलग 2 भागों में डिवाइड किया गया है। साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक स्रोत और धर्मेत्तर जो साहित्यिक स्रोत हैं, उसमें धार्मिक स्रोतों के अंदर जो धार्मिक साहित्य आता है वो आता है, और एक आता है धर्मेत्तर साहित्य, धर्म से हटकर जो पुस्तकें लिखी गई, जो ग्रंथ लिखे गए, जो मटेरियल हैं, वो धर्मेत्तर साहित्य में आता है। धार्मिक साहित्य को फिर अलग अलग 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य हैं, उसको भी अलग अलग 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लौकिक और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य और क्षत्रिय भाषा में लिखा हुआ साहित्य। फिर आता है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, तो विदेशी यात्री भी अलग अलग, उनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यूनान व रोम के यात्री, चीनी यात्री और अरब यात्री। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोतों के विशेष संदर्भ में। तो पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले आता है अभिलेख। ध्यान रहे, भारत में जो प्राचीनतम अभिलेख हैं, वो प्राचीनतम अभिलेख राजस्थान के अजमेर जिले के बड़ली से एक खंडित स्तंभलेख प्राप्त हुआ है, उसे ही प्राचीनतम अभिलेख माना गया है, जो 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मौर्य काल से पूर्व का अभिलेख माना जाता है। और वैसे व्यापक रूप में अभिलेखों को उत्कीर्ण कराने का जो काम किया गया, वो कार्य किया था अशोक ने। अशोक ने जो प्रेरणा ग्रहण की, वो प्रेरणा ग्रहण की थी ईरानी शासक दारा से, जिसे डेरियस प्रथम भी कहा जाता है, उसका नाम है। तो अभिलेखों को भी अलग अलग भारत के संदर्भ में अशोक के अभिलेख, कलिंग का शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ये भी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद करते हैं। वैसे अभिलेखों को भी अलग अलग किस धातु पर या किस पर उत्कीर्ण किया गया है, इस आधार पर 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा ताम्रपत्र लेख, चौथा गुहा लेख या गुफा लेख, और 5वां आता मूर्ति लेख। तो प्रथम जो शिलालेख हैं भारत में व्यापक रूप में, मैंने बताया था, जो शिलालेख हैं उनका उत्कीर्ण कराने का जो काम शुरू किया था वो अशोक ने किया था, मौर्य शासक अशोक ने, और उन्हें जो प्रेरणा मिली थी वो ईरानी शासक दारा प्रथम से मिली थी। तो 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। वो हैं कर्नाटक और मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। 3 शिलालेख जो हैं वो कर्नाटक से मिले हैं। उनमें पहला आता है मास्की, गुर्जरा, निट्ठूर और उद्गोलन। तो जो मास्की शिलालेख हैं वो रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश से, निट्ठूर वेल्लारी कर्नाटक से, और उद्गोलन भी वेल्लारी कर्नाटक से
प्राप्त हुआ है। मूल रूप में अशोक के शिलालेखों की भाषा प्राकृत थी। वो अलग अलग 4 लिपियों में लिखे गए थे। अधिकांश जो अशोक के शिलालेख हैं वो ब्रह्मी लिपि में लिखे गए। इसके अलावा खरोष्टी यानी पश्चिमोत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो भी शिलालेख मिले हैं अशोक के, वो खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ग्रीक और अरमाइक लिपि में भी अलग अलग अभिलेख मिले हैं। कुछ अभिलेख अशोक के द्विभाषी अभिलेख भी मिले हैं, 2 अलग अलग लिपियों में लिखे हुए, 2 अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए। इसके अतिरिक्त जो अशोक के अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, उन शिलालेखों में खरोष्टी लिपि में लिखे गए 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शहबाजगढ़ी और मानसहरा का जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में, ये मूल रूप में प्राप्त हुए हैं पश्चिमोत्तर भारत से। सीमा प्रांत जो है पाकिस्तान से। इसके अलावा अरमाइक लिपि में तक्षशिला पाकिस्तान और लगमान अफगानिस्तान से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो अरमाइक लिपि में लिखे गए थे। एक द्विभाषी अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जो अफगानिस्तान कंधार से मिला है, सारे कोहना का अभिलेख, जो द्विभाषी हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से एरारगुडी शिलालेख मिला है जो ब्रह्मी और खरोष्टी दोनों ही लिपियों में लिखा हुआ है। इस तकनीक को बोस्ट्रोफेदन शैली भी कहा जाता है। इसमें 2 लिपियों में कोई शिलालेख तैयार होता है तो बोस्ट्रोफेदन शैली कहलाती है। इसके अलावा पुष्यमित्र सुंग का अयोध्याभिलेख जो कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही उदयगिरी से प्राप्त कलिंग का शासक जो खारवेल हैं उनका हाथी गुम्फा अभिलेख, शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख भी प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण शिलालेख हैं जो हमें उस काल विशेष की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में ज्ञान कराते हैं। ध्यान रहे जो भारत का उल्लेख है वो सर्वप्रथम उदयगिरी से प्राप्त कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारत का उल्लेख मिला है। तो ध्यान रहे, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, छोटा प्रश्न, कि भारत का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में हुआ है, तो इसका उत्तर होगा सीधा सीधा कलिंग का खारवेल अभिलेख। जो कलिंग का शासक खारवेल है उनका हाथी गुम्फा अभिलेख जिसमें भारत का उल्लेख मिला है। अब आता है दूसरा स्तंभलेख। ध्यान रहे महत्वपूर्ण जो स्तंभलेख हैं वो भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। अशोक के स्तंभलेख, हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त स्तंभलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्तंभलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख और सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभलेख प्राप्त हुआ है जिसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है वो है राजस्थान के अजमेर जिले के बड़ली से प्राप्त खंडित स्तंभलेख प्राप्त हुआ है जो प्राक मौर्य कालीन माना गया है, 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। ये भारत का प्राचीनतम अभिलेख है। ध्यान रहे वैसे जो अभिलेख हैं उनमें सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो माना जाता है वो 1400 BC का एशिया माइनर का बोंगचकुई अभिलेख, उसको ही माना गया था आज तक। 1400 BC का एशिया माइनर का बोंगचकुई अभिलेख। ये अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 4 वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख किया गया है। एक्चुअल में यह है एक संधि पत्र जो 2 राजवंशों के बीच में एक समझौता पत्र है। हित्ती और मित्तानी राजवंश के शासकों के बीच
जिसमें 4 वैदिक देवताओं को आधार मान करके ये समझौता किया गया था। उन 4 वैदिक देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य, तो 4 वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है एशिया माइनर के बोंगचकुई अभिलेख से, जिसे प्राचीनतम अभिलेख माना गया है। इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य, इन स्तंभ लेखों के बाद में आता है ताम्रपत्र लेख। प्राचीन काल में शासक, जमींदार या जागीरदार यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भूमि दान करते थे या फिर कोई उपहार देते थे, तो उसको ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करके उसे एक प्रमाण पत्र के रूप में देते थे। तो ताम्रपत्र भी हमें उस काल विशेष के बारे में जानकारी देते हैं। उनकी सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उनका शासन करने का तौर तरीका, जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी, इन सब बातों का ज्ञान कराते हैं। तो गुप्त काल में जो भूमि दान के अनेक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, ताम्रपत्रों पर दान देने वाले शासक का नाम, तिथि, उनकी उपलब्धियां और अन्य चीजों का विवरण हमें मिलता है। तो ताम्रपत्र प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला आता है गुहा लेख। जो अभिलेखों को भी पढ़ रहे हैं अपन अलग अलग उत्कीर्ण करने के हिसाब से, तो गुफाओं में कुछ जो लेख प्राप्त हुए हैं अलग अलग गुफाओं में, जिनमें अशोक की 12 बार की गुफाएं हैं, दशरथ की नागार्जुनी गुफाएं हैं और सातवाहनों के नासिक और नानाघाट की गुफाएं। इन गुफाओं में जो लेख प्राप्त हुए हैं वो भी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद करते हैं। इसके अलावा आता है मूर्ति लेख। मूर्ति लेख में मूर्तियों के शीर्ष भाग अथवा उनके अधोभाग या नीचे की ओर कुछ लिखा गया होता है, तो उन पर उत्कीर्ण की गई जो जानकारी है वो जानकारी भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद करती है। इसके अलावा इसमें मूर्ति लेख में रामगुप्त की ऐतिहासिकता का निर्विवाद साक्ष्य दुर्जनपुर, जो कि विदिशा में है, मध्य प्रदेश में एक विदिशा जिला है, तो दुर्जनपुर से प्राप्त जैन मूर्ति लेख हैं, उसमें रामगुप्त को महाराजा धीराज कहा गया है, यानी कि उनकी जानकारी का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य है। तो ये मूर्ति लेख भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हुए अभिलेख। अभिलेखों के आधार पर किस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। ये ऑथेंटिक और वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, क्योंकि इनमें फेरबदल संभव नहीं है। ये तत्कालीन समय में तत्कालीन शासकों के द्वारा उनकी राज आज्ञाओं को उत्कीर्ण कराया गया था, इसीलिए इन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के ऑथेंटिक सोर्स के रूप में, वैज्ञानिक स्रोतों के रूप में महत्व दिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे मुद्राएं और सिक्के किस प्रकार हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी कहलाता है, जिसे अभिलेख शास्त्र भी कहते हैं। एपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, जिसे अभिलेख शास्त्र भी कहा जाता है। कई बार छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखें। और सिक्कों का जो अध्ययन है वो कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्का शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स। मूल रूप में आरंभिक जो सिक्के प्राप्त हुए हैं प्राचीन भारत की, वो आहत सिक्के कहलाते हैं, पंचमार्क सिक्के, जिन पर ठप्पे लगाए जाते थे, ठप्पा मारा जाता था। इन पर कोई किसी प्रकार की कोई तिथि या लेख उत्कीर्ण नहीं होता है। इनमें अलग अलग चिन्ह बने होते हैं। उन चिन्हों में मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अर्धचंद्र, सांड, सूर्य, इनके चिन्ह मिलते हैं। ये ध्यान रखें
कि सूर्य का जो अंकन है वह अंकन हर आहत मुद्रा में मिला है, और आहत मुद्राएं मोस्टली चांदी की बनी होती थी। आहत मुद्राएं चांदी की थी, और सबसे पुराने पंचमार्क जो सिक्के मिले हैं वो मगध और तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। सिक्के हैं वो हिंद यूनानी शासकों के इतिहास को जानने में सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में गिने जाते हैं। हिंद यूनानी शासकों का जो इतिहास है वो सिक्कों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा पांचाल के मित्र शासकों, मालव और यौधेय गणराज्य का पूरा पूरा इतिहास सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया। गुप्त शासकों और मौर्य शासकों के बारे में सिक्के जानकारी देते हैं काफ़ी कुछ। सिक्कों से जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं उनमें राजा की उपाधि, तिथि, राज चिन्ह, धार्मिक चिन्ह, वंश वृक्ष, उपलब्धियां, धातु विशेष की जानकारी और सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक महत्व की जानकारियां हमें मुद्राओं से या सिक्कों से प्राप्त होती हैं। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिला है, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। सिक्कों पर यूप की आकृति बनी हुई, यज्ञ की आकृति। इसके अलावा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उनके संगीत प्रेम को दर्शाता है। साथ ही जो सिक्के हैं वो शासक की धार्मिक स्थिति का ज्ञान भी कराते हैं। जैसे कुषाण शासक कुजुल कैडफिसस के जो सिक्के हैं उनके सिक्कों पर सत्य धर्म स्थित कहा गया है, अर्थात बौद्ध धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक है। तो कुषाण शासक कुजुल कैडफिसस के सिक्कों पर सत्य धर्म स्थित लिखा गया था, जो कि बौद्ध धर्म का वक्तव्य है, जो उनकी बौद्ध धर्म में आस्था को प्रकट करता है। साथ ही विम कैडफिसस के सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी और शिव की आकृति बनी हुई पाई गई है, जो उनके शैव धर्मावलंबी होने का प्रतीक है, जानकारी देता है कि विम कैडफिसस शैव धर्मावलंबी था, शैव धर्म को मानने वाला था। और साथ ही कनिष्क की जो मुद्राएं हैं उनकी मुद्राओं पर बुद्ध की आकृति मिली है, बुद्ध का चित्र मिला है, जो कनिष्क के बौद्ध धर्म और उसके प्रति आस्था का प्रतीक है। इसके बाद में आता है मोहरें। मोहरें मूल रूप में मिट्टी और धातु की दोनों की ही बनी होती थी। इस पर नरेश, सामंत, जागीरदार और जमींदार, गण, निगम, व्यापारी या पदाधिकारी, इनके विशेष हस्ताक्षर होती थी। सबसे प्राचीन मोहरें जो प्राप्त हुई हैं वो सैंधव मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो सेलखड़ी की बनी हुई थी, जो श्वेत आकार की हल्की चमकदार सतह के कारण उत्कृष्ट थी। इनकी बनावट थी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो की जो पशुपति मोहर हैं बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, जो भारतीय परंपरा में शिव का पहला प्रमाण माना गया है। यानी भारतीय परंपरा में शिव का पहला प्रमाण सैंधव सभ्यता से प्राप्त मोहनजोदड़ो से जो मिली हैं पशुपति मोहर, उसे ही माना गया है, जिसे योग का प्रथम साक्ष्य भी कहा गया है। इसके अलावा प्राचीन वैशाली, बसाड़ से प्राप्त 274 मिट्टी की जो मोहरें मिली हैं, जो चौथी सदी ईस्वी में व्यापारिक संगठन श्रेणी की जानकारी देती हैं, जिसमें साहूकार, व्यापारी और माल ढोने वाले सभी इसके सदस्य थे। तो इस प्रकार सिक्के, मोहरें या मुद्राएं भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद करते हैं। ये प्राचीन भारत की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के स्रोत हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसी पुरातात्विक स्रोतों के सेकंड पार्ट में
मूर्तियाँ, शैल चित्र, चित्रकला, स्मारक जिसमें अलग अलग भवन, मंदिर, इनके बारे में पढ़ेंगी। और फिर उत्खनन से प्राप्त जो मृद भांड हैं, मृणमोहर, मृद भांड, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। वो सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।